या नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाइयों बहनों को, हमारे प्यारे सभी विद्यार्थियों को और व्यूअर्स को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। जिस भी धर्म को आप मानते हो भाई, बहुत बहुत नमन है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखने का प्रयास करेंगे आपके साथ इस 15 मिनट के शो में उन बेहतरीन क्वेश्चंस को जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और आपको भी एक प्रकार से मजबूर करते हैं ताकि आप अपने सिलेबस को लगातार रिवाइज करते रहिए। याद रखिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क का भी जन्म होता है। इसीलिए प्रतिदिन एक टास्क बनाइए और अपनी मेहनत को चैनलाइज रूप में करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अवश्य मिल जाती है। उसके लिए सतत रूप से प्रयास करना पड़ता है। आप भी सतत रूप से प्रयास करते रहिए। स्टडी आईक्यू परिवार सदैव आपके लिए मेहनत करता है और आगे भी करता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये इसकी जो पीडीएफ है वो आप सभी जानते हैं कि मैं आपको लगातार शेयर करता हूं, और वो कहां पर करता हूं आप जानते हैं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इसको अवश्य ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। किसी भी भाई बहन को अगर स्टडी रिगार्डिंग कोई भी संबंधित समस्या आती है, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हो, अगर आप हमारे यूट्यूब के भी स्टूडेंट हैं तो भी अगर आपको कहीं पर कोई चैलेंज आता है पढ़ाई रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉल में ये रहता है कि लगातार कंटिन्यू क्लासेस रहती हैं तो कॉल उठ नहीं पाती है। इसलिए आप मैसेज को जरूर ड्रॉप कर दें, आपको अवश्य रिप्लाई मेरी तरफ से जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि सर संपर्क कैसे करें, तो आप डायरेक्ट मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि पोस्ट मौर्य फेज से है। आप सभी जान रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख भारत में भागवत वैष्णव संप्रदाय का सबसे पहला एक प्रकार से अभिलेखीय साक्ष्य हमको प्रदान करता है? फर्स्ट, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। सेकंड, हेलियोडोरस का बेसनगर इंस्क्रिप्शन। तीसरा, पुष्यमित्र शुंगा का अयोध्या इंस्क्रिप्शन। और फोर्थ वन इज खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर? आशा करता हूं कि आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख लगातार कुछ सेशन से हम लोग देख रहे हैं, तो आपको मालूम है कि इसमें 4 राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि गुजरात में स्पेशली सुदर्शन लेक से संबंधित है, जो कि वाटर कंजर्वेशन का भी एग्जाम्पल है, और किस प्रकार से वहां पर सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो उस समय की होगी, उसने कैसे वेलफेयर मेजर्स को अपनाया है वो भी दिखा रहा है। दूसरा है पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या इंस्क्रिप्शन। तो आपको मालूम है कि यह धनदेव का अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, जिसमें हमें मालूम चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों को संपादित किया था। उसी प्रकार खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। खारवेल एक जैना सेक्ट का पर्सन था, जिसमें हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो इसके जैन धर्म के बारे में भी बताता है, और इसके 13 सालों का जो पूरा एक अभिलेखी साक्ष्य वो भी बताता है कि कैसे इसने मगध से लेकर के दक्षिण भारत तक अटैक किया था। तो अब बचता है आपका बेसनगर का पिलर इंस्क्रिप्शन। यही इसका राइट आंसर है, हेलियोडोरस का बेसनगर इंस्क्रिप्शन। ये हेलियोडोरस कौन है? ये इंडो ग्रीक राजा, आपको मालूम है पोस्ट मौर्य फेज के समय में भारत के एक तरफ मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात शुंगा एम्पायर पावर के ऊपर आया था, उसके बाद कन्वा आए थे, उसके बाद सतवाहना आए थे। उसी प्रकार सेलुकस का जो साम्राज्य था वो उत्तर पश्चिम में था, तो वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो वहां पर पहले इंडो ग्रीक आए थे, फिर उसके बाद शकाज आ रहे थे, फिर उसके बाद पहलवाज आ रहे थे, फिर कुशाणाज आ रहे थे। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है हेलियोडोरस, ये उस समय तक्षशिला के राजा हुआ करते थे, एंटियाल किडास। एंटियाल किडास का राजदूत था हेलियोडोरस, जो कि शुंग शासक, नवा शुंग शासक हुआ करता था, जिसका नाम था भागभद्र। भागभद्र ये विदिशा से रूल करता था। यहां पर बेसिकली वो आता है और यहां पर भगवान
वासुदेव के सम्मान में वो एक गरुड़ पिलर को स्थापित करवाता है, गरुड़ पिलर को स्थापित करवाता है और स्वयं को वासुदेव का भक्त बताता है। अगर आप यहां पर पढ़ेंगे तो ये इंस्क्रिप्शन उसी पिलर से कट किया गया है। अगर आप इसको देखें तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि इसको यहां से प्लीज पढ़िएगा। One of these inscription records that the column was set up as a गरुड़ पिलर, तो इसे गरुड़ पिलर के रूप में स्थापित किया गया था इन द ऑनर ऑफ गॉड वासुदेव लॉर्ड विष्णु। तो भगवान विष्णु के सम्मान में इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? हेलियोडोरस के द्वारा। ये कौन था? ये एक ग्रीक निवासी हुआ करता था जो तक्षशिला में रहता था, तक्षशिला में रहता था और आया था किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में आया था। भागभद्र कौन था? ये एक शुंग शासक था जो मध्य भारत से शासन करता था, विदिशा वाले रीजन से, ठीक है। और ये किसका राजदूत था? ये एंटियाल कीडास का राजदूत हुआ करता था। ये कौन था? इंडो बैक्ट्रियन किंग हुआ करता था जो पंजाब में उस समय कंट्रोल करता था। तो यहां पर ये आता है और अपने आप को ये हिंदुज्म के रूप में रिप्रेजेंट भी करता है और अपने आप को भागवत भी कहता है और वैष्णव शक्त के प्रति अपनी आस्था को भी व्यक्त करता है। तो ये गरुड़ पिलर का इंस्क्रिप्शन साक्ष्य आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी के साथ। यहां लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप नोन एज स्ट्रेगोस, ठीक है ना, स्ट्रेटगोस, ठीक है, was first introduced in India by which of the following foreign power? सैन्य गवर्नरशिप की प्रथा जिसे स्ट्रेटगोस कहा जाता है, भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस विदेशी शक्ति के द्वारा प्रारंभ की गई थी? इंडो ग्रीक्स, शक, पहलवास, कुशाणास। शक, पहलवास, कुशाणास, ठीक है। तो भाई क्या होगा आंसर? आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स ने इसको स्पेशली भारत में रिप्रेजेंट किया था। स्ट्रैटगोस एक ग्रीक शब्द के रूप में हमको देखने के लिए मिलेगा जो कि एक मिलिट्री कमांडर को दिखाता है, मिलिट्री गवर्नरशिप को स्पेशली दिखाता है। शकाज हैं, कुशाणास हैं, इनके समय क्षत्रपी सिस्टम चला था जिसे आज आप गवर्नर के रूप में जानते हैं। ये क्षत्रपी उसको बोला करते थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हिंद यवन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। which Satavahana ruler is credited with the title of Ek Brahman, the unique Brahman, and is known for destroying the pride of Shaka, Chahrat lineage, Chahrat lineage। आप सब जानते हैं कि जो शक हुआ करते थे उनकी 5 ब्रांचेस हुआ करती थी, है ना। एक तक्षशिला में चाहिए, एक आपकी मथुरा में गई, है ना, एक वो गांधारा साइड में भी थी, है ना, एक आपकी इधर पश्चिम भारत में आती जिसे आप छहरात डायनेस्टी कहते हैं, और एक और थी यहीं पर सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिली जिसे कार्दमक डायनेस्टी के रूप में भी जानते हैं। कार्दमक डायनेस्टी का रूलर था कौन? फाउंडर था चष्टन करके आपको मिला था, उसी का ही फाउंडर था। उसी में ही एक आपको और देखने को मिलेगा जो रुद्रदामन हुआ करता था जिसे आप जान रहे हैं, जूनागढ़ अभिलेख। तो वो रुद्रदामन जो था वो कार्दमक डायनेस्टी का था। लेकिन मेरे भाई मैं यहां पर आपसे छहरात डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा हूं, तो आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। तो देखिए छहरात डायनेस्टी का जो फाउंडर था उस समय वो था भूमक, है ना, भूमक हुआ करता था। इसी डायनेस्टी में एक रूलर आया था जिसका नाम था नहपान, है ना। आपको याद होना चाहिए नासिक वाला जो जगह थी, नासिक का एक इलाका पड़ता था जोगलथंबी। जोगलथंबी में इसका बेसिकली क्या था? खजाना भी था, सिल्वर क्वाइंस का खजाना था, सिल्वर क्वाइंस का। तो ये सिल्वर क्वाइंस इसके हुआ करते थे यहां पर नासिक वाले क्षेत्र में। तो एक्चुअल में जो गौतमी पुत्र शातकर्णी था उसने इस नहपान को बहुत बार चबा लिया था। पान है तो चबाएगा वही। तो नहपान को बहुत बार इसने डिफीट किया था और इसके इस नासिक वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस नासिक वाले क्षेत्र को कैप्चर कर लिया था और यहीं पर इसने फिर इंस्क्रिप्शन जारी किया था, दैट वाज नासिक इंस्क्रिप्शन। इसकी मां थी गौतमी बलश्री, तो बलश्री का नासिक इंस्क्रिप्शन है और इस नासिक इंस्क्रिप्शन में इसकी मां जो है वो क्लेम करती है कि मेरे बेटे ने इसको डिफीट किया था, है ना। तो ये नासिक इंस्क्रिप्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का मेंशन है। इवन
रुद्रदामन ने कहते हैं कि गौतमीपुत्र शातकर्णी को भी डिफीट किया था और गौतमीपुत्र शातकर्णी के साथ का जो बेटा था उसके साथ उसका नाम था वशिष्ठीपुत्र पुलमावी, ठीक है, तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी भी की थी, है ना। देखिए यहाँ पर वशिष्ठीपुत्र लिखा हुआ है तो इससे मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी पैट्रियार्कल है, लेकिन मातृत्व को ज्यादा प्रेफरेंस यहां पर दी गई है। सिमुक जो था ये फाउंडर हुआ करता था किसका, सातवाहन वंश का, ठीक है ना। इसने किसको मारा था, इसने उसको मारा था सुशर्मा को, याद होगा, वो कण्वा वंश का जो आखिरी रूलर था उसको निपटा दिया था। नेक्स्ट इसको बताइएगा, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पोस्ट मौर्यन पीरियड द टर्म श्रेणी रिफर्स टू। तो मौर्योत्तर काल के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में श्रेणी शब्द जो है वो आपको किससे संदर्भित करता है, शक राजाओं के अधीन सैन्य टुकड़ियां, व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठन, शाही भूमि से एकत्र किया जाने वाला भूमि कर, या कुषाणों द्वारा जारी किए गए सोने का एक विशेष सिक्का। क्या लगता है? चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। वैसे इसका सही आंसर जो है वो है लैंड टैक्स, माफी चाहेंगे, सी नहीं होगा। ये एक गिल्ड सिस्टम है ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिजन्स, ठीक है ना। तो श्रेणी सिस्टम जो है ये एक गिल्ड सिस्टम के रूप में हमको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो श्रेणी सिस्टम व्यापारियों के संगठन के द्वारा था जो कि व्यापार से स्पेशली संबंधित हुआ करता था। तो इसका सही आंसर जो है आपको बी मिलेगा, ठीक। चलिए एक और है कि मौर्योत्तर कालीन कला और स्थापत्य के संदर्भ में जरा विचार कीजिए। लिखा है मथुरा कला शैली में मुख्य रूप से चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया और यह पूरी तरह से स्वदेशी थी। सेकंड लिखा हुआ है कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट एंड फ्लरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द कुशाणास। तो क्या लगता है आंसर? ठीक है, तो देखिए इसके आंसर की तरफ आपके साथ चलते हैं। तो आपको पता है कि मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर को यूज किया गया था, यह पूरी तरह से स्वदेशी थी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। तो ये इंडिजीनियस हुआ करती थी, ठीक था, ठीक है। गांधारा कला की बात करें तो गांधारा कला शैली को ग्रीको बौद्ध कला भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसमें आप देखेंगे तो ग्रीक इंपैक्ट भी है, बैक्ट्रियन इंपैक्ट भी है, रोमन इंपैक्ट भी हमको देखने के लिए मिलता है। और ये कुषाणों के संरक्षण में विकसित हुई थी, ये भी बात सही है, कुषाणों ने इसको पैट्रोनेज दिया था। दैट्स वाई अगर आप देखें तो यहां पर बी 1 और 2 दोनों ही आपको सही मिलेंगे। तो क्या लगता है भाई आंसर? ठीक है, तो चलते हैं यहां पर। अच्छा, तो ये मुझे आपको बताना है, देखिए आज है आपका शनिवार, तो आज हो गया 23। आप में से कोई भी भाई बहन हमारे साथ मिल करके अगर तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए ये हिंदी माध्यम के लिए स्पेशल बैच है जिसे अभ्युदय कहा गया है। तो एक ये हमारा बैच है जो हिंदी माध्यम के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है और मिशन मोड में 6 दिसंबर को फोकस कर रहा है। उसी प्रकार एक हमारा बैच है आरंभ बैच जो कि हमारे इंग्लिश मीडियम को स्पेशली फोकस कर रहा है, ठीक है। और ये भी मिशन मोड में 6 दिसंबर को आपके साथ डील करेगा। यहाँ पर भी सम्मानित फैकल्टीज आपके साथ जुड़ी हैं जिनको अपना एक बड़ा अनुभव है, मेरा भी एक बड़ा अनुभव है जो कि यूपीएससी के इंटरव्यू से लेकर के यूपीपीएससी के इंटरव्यू तक का है। तो इस हिसाब से मैं आपके साथ यहाँ इतिहास, पेपर 5 और आपके साथ इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ूंगा। तो आप इनमें से किसी भी बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ससम्मान आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी बैच को ज्वाइन करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं साई लाइव, अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट आप मुझे मेरे इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी
ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 9289996923। किसी भी बैच को अगर आपको परचेस करना हो तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को मेरा नाम बता सकते हैं कि सुमित सर ने बोला है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, तो बट ऑब्वियस है कि वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी भाई बहनों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। समस्या किसी भी प्रकार रहे पढ़ाई की तो आप हमें संपर्क भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को विराम देते हैं यहीं पर। पुनः आपके साथ नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।